अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम रिटन लैंग्वेज पार्ट 1 जो है उसके लास्ट 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसके बाद मूव करेंगे रिटन लैंग्वेज पार्ट 2 की तरफ और उसका पहला पार्ट जो है उसको भी कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहले तो इसमें जो है वो यूनिट्स इन रिटन डिस्कोर्स बताया गया है। तो इसमें क्या है कि जो डिस्कोर्स एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, वो इसमें स्टडी करते हैं कि कैसे लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज को डिफरेंट सिचुएशंस में, अटेंशन दे के इसके पैटर्न्स और कॉन्टेक्स्ट पर, ठीक है। उसके अलावा ये रेफ़र करता है कि कैसे लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड होती है और यूज्ड होती है रिटन कम्युनिकेशन में। ये बेसिक मतलब है, ठीक है। पहले जो है वो मैंने आपको इसका एक तरह से जो मेन आइडिया है वो दिया था, ठीक है। अब अगर इसका बेसिक मतलब देखा जाए तो वो क्या है कि रेफ़र करता है कि कैसे लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड होती है और यूज़ होती है रिटन कम्युनिकेशन में। हम रिटन डिस्कोर्स पढ़ रहे हैं तो इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन में ही सारी बात की जा रही है। इसी तरह इसको हम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं लैंग्वेज एनालिसिस का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्ड को और किस तरह वो यूज़ होती है उन सब चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिस्कोर्स एनालिसिस का आपको पता है कि स्टडी करना कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है, राइटिंग में। उसके अलावा फोकस करके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, ग्रामर पर, ओवरऑल कम्युनिकेशन पैटर्न्स पर। तो बेसिकली जो डिस्कोर्स एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं इसमें, वो यही स्टडी करते हैं कि किस तरह लैंग्वेज इन सब चीज़ों में यूज़ हो रही है। देन नीचे जो है वो बताया गया है कि द सेंटेंस इज मोर ऑब्वियस एज अ ग्रामेटिकल यूनिट इन राइटिंग, ऑल्दो सर्टेनली नॉट इन ऑल काइंड्स ऑफ राइटिंग, साइंस एंड नोटिसेस स्मॉल एज नोट्स। तो इनका क्या मतलब है, इसमें बताया गया है कि अगर हम रिटन लैंग्वेज में सेंटेंस को देखें तो ये ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं यूनिट्स की तरह, मगर हर चीज़ जो है वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो इन वेरियस फॉर्म ऑफ राइटिंग, फॉर एग्जांपल साइन हो गए हैं, स्मॉल एड्स हो गए हैं, नोट्स हो गए हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि नॉन सेंटेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो कि एक तरह से कंप्लीट जो है वो ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं दे रहे होते, ठीक है, उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, ठीक है। आप उनको नॉन सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा हो कोई साइन बोर्ड है, उस पर लिखा गया है नो स्मोकिंग, ठीक है। तो ये एक सिंपल फ्रेज़ है बगैर कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर के, मगर क्या है कि ये फिर भी जो है वो एक क्लियर मैसेज है वो कन्वे कर रहा है। तो ये बात से उन्होंने बताया है कि ये ज़्यादा ऑब्वियस होता है यूनिट्स की तरह, मगर हर चीज़ जो है वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं होती, ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे भी देखें तो इस केस में ग्रामर जो है वो फोकस नहीं करती फुल सेंटेंस पर, मगर क्या होता है कि कन्वे करती है मीनिंग को इफेक्टिवली। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई थी। आई होप सो कि आपको इजी वर्ड्स में समझ आई होगी। तो इसमें आप जितना भी पढ़ेंगे एग्जाम्पल है, हर चीज़ उसी तरह एक्सप्लेन की गई है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट में मैंने आपको जो है वो बेसिक इसका मतलब बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, ये क्लोज रिलेशंस का टॉपिक है। तो क्लोज बेसिकली किसको कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब पर डिपेंड होता है, उन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, और एक्सप्रेस करता है कंप्लीट आइडिया, ठीक है। ये होल सेंटेंस भी हो सकता है और पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्लोज रिलेशनल अप्रोच की बात करें रिटन टेक्स्ट में, ठीक है, जो कि कहती है बजाय टेक्स्ट को देखने के सेंटेंस के तौर पर हमें देखना चाहिए इसको फंक्शनल पार्ट्स के तौर पर, ठीक है, जैसे कि फ्रेजेस और पैराग्राफ्स की सूरत में, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होता है डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट रिलेशनशिप्स के थ्रू। जैसे कि आप कह सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो गया है, इसी तरह टाइम ऑर्डर हो गया, इसी तरह कंपैरिजन करके। तो इस तरह से जो है वो इसके फंक्शनल पार्ट्स पर जो है वो अटेंशन देकर जो है वो फोकस किया जाए। तो ये बात इसमें बताई गई है कि बजाय टेक्स्ट को सेंटेंस के तौर पर देखने के आपको इसके फंक्शनल पार्ट्स को देखना चाहिए। उसके अलावा बताते हैं कि ये पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअल पार्ट्स इकट्ठे आते हैं और क्रिएट करते हैं ओवरऑल मीनिंग को, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया है, ठीक है, पैटर्न्स हो गए, और कैसे ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कोहेरेंस के तौर पर, ठीक है, और क्या डिस्कस किया जाता है उन सब चीज़ों को जो है वो ये बताते हैं। कोहेरेंस क्या होता है, पीस ऑफ राइटिंग और आइडियाज़ के दरमियान एक जो कनेक्शन होता है, ठीक है, एक जो कंसिस्टेंसी हो रही होती है, जो चल रही होती है, ठीक है, जो फ्लो कर रही होती है लॉजिकली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, तो इसको बेसिकली हम कोहेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले पूरे पैराग्राफ में जस्ट ये चीज़ बताई गई है। आगे आप जितना पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा मटीरियल है, एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं क्विज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज़ इनफ है जितना आपको बता दिया गया। उसके अलावा हम रिटन लैंग्वेज पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। इसका पार्ट 1 जो है वो इस लेक्चर में कवर करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बाकी पार्ट्स को देखेंगे। पैटर्न एंड द लर्नर जो है ये हमारा टॉपिक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ इसमें बताई गई है। अगर पहले 2 पैराग्राफ्स को इकट्ठा देखा जाए तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है,
इसमें बताया गया है कि जो हमारे पास लर्निंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, ये डिज़ाइन किए गए थे फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ठीक है, मगर ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हर एक के लिए यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि ये वेरियस फील्ड्स में एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शंस देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, जैसे कोई बिजनेस की फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, एवरीडे लाइफ में जो चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम लर्निंग पैटर्न की बात करें तो पहले तो ये डिज़ाइन किए गए थे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, मगर अब अगर देखा जाए तो ये हर एक के लिए यूज़फुल हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेरियस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर हम मैकार्थर की बात करें तो वो सजेस्ट करता है कि एनालिसिस करना रिटन डिस्कोर्स को, ठीक है, लैंग्वेजेस को सिर्फ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये लैंग्वेज को एक नए तरीके से देखने के बारे में है। महज सेंटेंसेस से हटकर जो है वो ये क्या करता है, ये रीऑर्गेनाइज करता है वेरियस पैटर्न्स को रिटन टेक्स्ट के साथ में, जैसे कि कुछ इंग्लिश में ऑलरेडी जो है वो बताए गए होते हैं। तो ये मैकार्थर उसने बताया था इसके बारे में, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है, जिस तरह यहाँ हाईलाइट किया गया, आपने इसको उस तरह याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई थी। उसके अलावा ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसका अगर मैं होल मतलब आपको बताऊँ, ओवरऑल अगर इसका मीनिंग बताऊँ, तो इसमें क्या बताया गया है, स्कॉलर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि आइडेंटिफाई उन्होंने की 3 मेन टेक्सचुअल पैटर्न्स को, जैसे कि हमारे पास एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक हमारे पास क्लेम काउंटर क्लेम है, और एक हमारे पास जनरल स्पेसिफिक है, ठीक है। मैं आपको तीनों को 1 बाय 1 शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एक प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसका हमने सोल्यूशन निकालना होता है, ठीक है, वो आप सबको पता है। अगर हम क्लेम काउंटर क्लेम की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास क्लेम होता है, ठीक है, हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को और उसके ऑपोजिंग व्यूज़ को, ठीक है। जो इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि प्रेजेंट करना क्लेम की सीरीज़ को, जैसे कि क्लेम है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, वो फ्यूचर है, मगर इसका काउंटर क्लेम क्या है कि कुछ लोग इसके हैं वो इसके ऑपोजिंग व्यूज़ दे रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर करंटली देखा जाए तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो बेसिकली अगर हम काउंटर क्लेम की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट करना कोई क्लेम, फिर उसके बाद जो है वो उसके आर्ग्यूमेंट्स और उसके ऑपोजिंग व्यूज़ देखना इन रिस्पॉन्स टू अ मेन क्लेम, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जनरल स्पेसिफिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्रॉड स्टेटमेंट से शुरू करना और फॉलो करना इसको स्पेसिफिक डिटेल और एग्जांपल के साथ में, तो ये चीज़ हमारे पास जनरल स्पेसिफिक आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न की बात करें तो ये आइडेंटिफाई किया गया था बाय हुई, और उसने जो है वो बताया था इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। 4 मेन पार्ट्स में पहला पार्ट जो है होता है वो क्या होता है, सिचुएशन, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा हमारे पास सॉल्यूशन, और चौथा हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया ये पार्ट्स याद कर लें, यहाँ जो बताया गया वो भी आप याद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी ये वाली एक लाइन है जिसमें बताया गया कि जो हमारे पास ओवरऑल पैटर्न होता है वो बेसिकली एसोसिएट होता है एक सर्टेन वर्ड के साथ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशन में एक वर्ड है हाउएवर, ठीक है, तो सम टाइम कॉन्ट्रास्ट में और सम टाइम क्या होता है कि ये नरेशन में, स्टेटमेंट में चल रहा होता है। सो डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली इसी को कहते हैं कि ओवरऑल पैटर्न एसोसिएट होता है एक सर्टेन वर्ड के साथ में, ठीक है, जिसको हम डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई थी, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। आगे जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।